हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्री फिन कैटास्ट्रॉफ का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर कर्नल बर्टन ज़ाओयान से बोलते हैं, हे रॉकी, तुम बहुत लकी हो। एयरक्राफ्ट ने सिर्फ ट्रैकिंग मिसाइल का सामना ही नहीं किया बल्कि ब्लोकर्स भी एयरक्राफ्ट के पीछे थे। कि ये बात सुनकर ज़ाओयान को बहुत बुरा लगता है और वो नाव में सा फेस लिए उनकी तरफ देखने लगता है। कर्नल बर्टन तो ये बात करके वहाँ से चले जाते हैं, मगर ज़ाओयान तो वहीं खड़ा ब्लोकर्स के बारे में सोचने लगता है। वो दुखी मन से ये सोच रहा था कि क्या इनका कहने का ये मतलब था कि मैं ज़्यादा प्राउड ना करूं, मेरी स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। इसके बाद हम ज़ाओयान को कैंटीन से खाना लेते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रहा था कि बहुत से एयरक्राफ्ट ने ब्लोकर्स को रोकने का ट्राई किया है मगर सारे ही नाकाम रहे। हाइन बर्टन ने अपने ब्रेन का यूज़ करते हुए न सिर्फ उन्हें रोका बल्कि उनकी भेजी हुई ट्रैकिंग मिसाइल से भी खुद को बचा लिया। मेरे जैसे नॉर्मल पर्सन का ऐसा करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसके सामने मैं खुद को छोटा फील कर रहा हूँ। ये मेरी लाइफ में पहली दफ़ा है जब मैंने इस तरह की अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स को फील किया हो। जिस तरह ये पर्सन अपनी कूल्ड और बेरहम नज़रों से मुझे देखता है, अब उसके ऐसे देखने से मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। क्या ये कभी बिना किसी एक्सप्रेशंस के शांत नज़रों से मुझे देखेगा जैसे ये मार्क और चेन को देखता है। वो ये सोचते हुए जा ही रहा था कि इतने में उसे स्टूडेंट्स के बात करने की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर वो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। मेजर रेवन सच में कर्नल बर्टन के साथ खाना खा रहे हैं। मेजर रेवन वही सुपीरियर पर्सन है जिन्होंने ज़ाओयान को टेस्ट करने का बोला था, जिस पर दूसरा पर्सन बोलता है, हमें तो ऐसा लगा था कि मेजर रेवन कर्नल बर्टन से नफरत करते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर खाना खा रहे थे। ज़ाओयान भी उनसे थोड़ा दूर एक टेबल पर बैठ जाता है। वो भी कंटिन्यूसली उन्हीं की तरफ ही देखे जा रहा था। मेजर रेवन कर्नल बर्टन से पूछते हैं, मैं तब से ये सोच रहा था कि आखिर इस कैडेट में ऐसी क्या खास बात है जिस वजह से तुम खुद इसे जिंदा वापस लेकर आए हो। यहाँ पर वो कैडेट ज़ाओयान को बोल रहे हैं क्योंकि वो एक टेक पर्सन है और यहाँ पर टेक पर्सन को कैडेट कहकर बुलाया जाता है। इसीलिए जहाँ जहाँ कैडेट का वर्ड यूज़ होगा तो वहाँ हम ज़ाओयान की बात कर रहे होंगे। जिस पर कर्नल बर्टन ब्रेड को उठाते हुए उसका एक पीस तोड़ते हैं और उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि वो एक स्पॉन्ज की तरह है जो कि अपने आसपास की नमी को ऑब्जर्व कर लेता है। यानी वो अपने आसपास की चीज़ों से सीखता है और सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। वो उन स्टूडेंट से बिल्कुल डिफरेंट है जिन्हें लगता है कि उन्हें पहले से ही सब कुछ पता है। जिस पर कर्नल लेवन उसे बताते हैं, वैसे मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही गया कि ज़ाओयान ने जिस एयरक्राफ्ट पर टेस्ट दिया है उसकी फील्ड वैल्यू 94% है। वो एक टेस्ट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था बल्कि ह्यूमन ब्रेन का एक कमांड ऑपरेशन है जो कि काफ़ी हद तक रियल इफेक्ट की तरह ही होता है। वैसे तुम दोनों सच में एक जैसा ही सोचते हो, दोनों के ब्रेन बिल्कुल एक जैसे हैं। वो ये बातें कर ही रहा था कि इतने में कर्नल बर्टन अपना खाना उठाकर वहां से जाने लगते हैं। वो ज़ाओयान के पास से ही चलकर जाने लगते हैं। जब ज़ाओयान उन्हें अपने पास देखता है तो उन्हें अवॉइड करने के लिए अपने फेस को झुका लेता है और जल्दी से ब्रेड पकड़कर खाने लगता है। इतने में एक रेड हेयर वाला पर्सन उसके पास आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है, हे, क्या मैं भी यहाँ बैठ सकता हूँ? जिसकी अचानक से ऐसा करने की वजह से ज़ाओयान थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है, ठीक है, बैठ सकते हो। वो पर्सन ज़ाओयान के बिल्कुल सामने आकर बैठ जाता है और काफ़ी गौर से ज़ाओयान की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरा नाम माया है। ये बोलते हुए वो पूरी तरह से टेबल के ऊपर आ जाता है। वो एक हाथ से ज़ाओयान के फेस को पकड़कर अपने फेस के बिल्कुल सामने करके बोलता है, क्या बाद में तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होगा? क्या मैं तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ? ज़ाओयान से फ्लर्ट करते हुए उसे ये सब कुछ बोल रहा था, मगर ज़ाओयान तो कोई भी रिप्लाई नहीं करता। वो अभी भी पहले वाली डिप्रेसिंग स्टेज में ही था। वो ज़ाओयान के फेस के क्लोज जाते हुए बोलता है कि बेसमेंट में रहना बहुत ज़्यादा बोरिंग है। मुझे बिलीव है कि तुम्हारे साथ होने से ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसे मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। कि ये सारी बातें सुनकर ज़ाओयान थोड़ा ब्लश करने लगता है। इसके बाद वो पर्सन दोबारा से जाकर सीट पर बैठ जाता है और काफ़ी प्यार से उसी की तरफ ही देखने लगता है। इतने में एयरफोन्स के जरिए उसे कर्नल की वॉइस सुनाई देती है जो कि गुस्से में बोलते हैं,
माया, तुम्हारी रिपोर्ट में एनालिटिकल कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। अचानक से इतनी गुस्से वाली कर्नल बर्टन की वॉइस को सुनकर वो बेचारा बुरी तरह से घबरा जाता है और फिर जल्दी से अपने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखने लगता है कि कहीं कर्नल ने मुझे यहाँ देख तो नहीं लिया, और जल्दी से बोलता है, यस यस कर्नल, मैं अभी आकर उसे ठीक करता हूँ। ये बोलकर वो जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए फौरन ही उठकर खड़ा हो जाता है, जिसके ऐसा करने की वजह से जाओ यान थोड़ा चौंक जाता है और वो हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है कि आखिर इसे क्या हो गया। जिसके ऐसे रिएक्शन को देखकर माया को बहुत अच्छा लगता है। वो फ्लर्टी टोन में उससे बोलता है, ओह तुम तो बड़ा जल्दी उठ गए। इस पर जाओ यान मन में सोचने लगता है कि अभी अभी क्या हुआ। तब मुझे ये लगा कि माया एक लड़की है। मुझे ये यकीन क्यों हो रहा था कि वो इस टेबल पर चढ़कर मुझे किस करने का ट्राई कर रही थी। इतने में माया आगे बढ़कर जायान के हाथ को पकड़ लेता है, जिसे ऐसा करते देखकर जायान थोड़ा चौंक जाता है। माया ऑनर वे में उसके सामने झुकते हुए बोलता है, चाहे तुम्हें ये पता है कि मैं एक मैन हूँ, मगर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डियर, मेरे साथ आओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी अच्छे से टेक केयर करूँगा। फिर जायान तो उसे अपना हाथ छुड़ाने का ट्राई करने लगता है। माया के जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था और सोचने लगता है कि एक्स वायरस की वजह से इसके हार्मोन इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि ये बार बार मेरे साथ फ्लर्ट किया जा रहा था। ऐसा हो सकता है कि माया मुझ में इंटरेस्टेड है, या क्या मेरी बॉडी की हार्मोन सिक्रेशन की वजह से मुझे इस तरह की रोमांटिक फैंटेसीज हो रही हैं। इसके बाद हम कर्नल बर्टन को देखते हैं, जो कि बोल रहे थे, कैप्टन माया, अभी अभी प्लेटफॉर्म 62 पर अटैक किया गया है। 3 क्लास ए रिसर्चर्स वहाँ फंसे हुए हैं जो कि रेस्क्यू टीम का वेट कर रहे हैं। इस पर मैं जल्दी से उन्हें सल्यूट करता है और चिल्लाते हुए बोलता है, यस सर, मैं अभी निकल रहा हूँ। देखने में ऐसा लग रहा था कि माया कर्नल बर्टन से बहुत डरता है और उनके सामने नर्वस फील करता है। हम देखते हैं कि जाओ यान उसके सामने खड़ा उसकी ऐसी हरकतों को देखकर इरिटेट हो रहा था। वो मुंह बनाते हुए मन में सोचता है, आखिर ये कैसी टास्क फोर्स है। शायद हमें सिंपली इसे परवर्ट फोर्स बोलना चाहिए। इसमें सारे के सारे फ्लर्टी पर्सन भरे हुए हैं। हम देखते हैं कि जाओयान के बिल्कुल पीछे कर्नल बर्टन भी थे। जैसे ही जाओयान मुड़कर वहां से जाने लगता है तो वो दोबारा से कर्नल बर्टन की चेस्ट के साथ जाकर टकरा जाता है। ऐसा होने की वजह से उसका फेस बिल्कुल रेड हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था और जैसे ही वो अपने फेस को सहलाते हुए ऊपर की तरफ देखता है तो कर्नल बर्टन सीरियस टोन के साथ उससे बोलते हैं, मेरे साथ अभी लैब में चलो। वो बेचारा ये कमांड सुनकर इनोसेंट सा फेस बनाते हुए मन में सोचने लगता है, दोबारा से वही कमांडिंग टोन, चाहे तुम एक कर्नल ही क्यों ना हो, मगर मैं भी तो इस एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ ना। तुम मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते, हम दोनों तो एक ही यूनिट में भी नहीं हैं। वेट, क्या अभी अभी इन्होंने ये बोला कि मेरे साथ लैब में चलो? मेरे पास तो इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं है और ना ही मैं क्लास ए का स्टूडेंट हूँ, तो मैं वहाँ क्या करने जा रहा हूँ। फिर वो अपने दिमाग को थोड़ा और तेज चलाते हुए सोचता है, कैसा हो सकता है। खुद को और कर्नल बर्टन को एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज इमेजिन करने लगता है। यहाँ पर कर्नल बर्टन उसे किस करने के लिए उसके क्लोज पड़ रहे थे। ये सब सोचते हुए वो अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख लेता है और मन में सोचने लगता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद जो कुछ माया ने अभी अभी मेरे साथ किया है, ये सब कुछ भी उसी वजह से मेरे माइंड में आ रहा है। उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर कर्नल बर्टन जोर से वाल पर हाथ मारते हुए उसके क्लोज आकर बोलते हैं, वही सेम कमांड। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी कही हुई बात को दोबारा बोलूं। कमांडर के अचानक से ऐसा करने की वजह से जायान काफी ज्यादा डर जाता है। वो घबराते हुए स्लोली पीछे हटने लगता है। ये बोलने के बाद कमांडर वहां से जाने लगते हैं और जायान उनके पीछे पीछे चल रहा था। इसके बाद वो दोनों लैब में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर जायान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वहाँ बहुत से वेपन्स पड़े हुए थे। वहाँ वेपन्स की एक बहुत बड़ी गैलरी थी। यान वहाँ पड़े एक वेपन को टच करता है तो उसके सामने एक विंडो अपेयर हो जाती है। उस विंडो को देख ही रहा था कि इतने में कर्नल बर्टन वहाँ से जाते हुए उसे बोलते हैं कि इसे ठीक करो। ये भी बिल्कुल पहले की तरह ही एक कमांड थी, जैसे कि कर्नल बर्टन को पहले से ये बिलीव हो कि वो ये ठीक कर सकता है। ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, मगर ये सुनकर जायान तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो चिल्लाते हुए उन्हें रोकने का ट्राई करता है, मगर अब चिल्लाने का क्या ही फायदा। उसके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसा कि अभी अभी ये क्या हुआ, मैं वेकेशन पर हूँ, मुझे ही ये सारे वेपन्स को फिक्स क्यों करना है, मैं
यहाँ पर कोई और काबिल टेक पर्सन नहीं है, मैं ही क्यों। इतने इम्पोर्टेंट टास्क के लिए तुम मेरे जैसे रॉकी पर बिलीव नहीं कर सकते। रॉकी का मतलब है न्यूबी, मतलब कि वो अपनी फील्ड में बिल्कुल नया है और उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अयन सोच रहा था तुम मेरे जैसे पर कैसे यकीन कर सकते हो, जो कि अपनी लाइफ में पहली दफ़ा एक रिपेयर रूम में एंटर हुआ है। और भी बहुत कुछ ये सोचते हुए साथ ही साथ उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मगर फिर वो खुद को थोड़ा शांत करते हुए वेपन्स की तरफ देखने लगता है। वो आगे बढ़कर एक वेपन उठा लेता है और उसे गौर से देखते हुए मन में सोचने लगता है, क्या हो अगर हाइन ये वेपन यूज़ करे। और साथ ही साथ वो इमेजिन भी कर रहा था कि कर्नल हाइन उस वेपन को यूज़ करके ज़ॉम्बिस पर वार करते हैं, मगर उस वेपन का ज़ॉम्बिस पर कोई भी असर नहीं होता। वो ज़ॉम्बिस को टच करके नीचे गिर जाती है, जिस पर वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लग जाएंगे। ज़ॉम्बी सोचेगा कि ये मुझे लगी क्यों नहीं, और कर्नल बर्टन सोचेंगे कि ये काम क्यों नहीं की। सोचते हुए वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। वो अपने फेस पर हाथ रखकर सोचने लगता है, अगर सच में ऐसा हुआ तो फिर मेरे साथ क्या होगा। कर्नल बर्टन तो मेरी गर्दन तोड़ देंगे, नहीं या शायद इससे कुछ और बुरा भी हो सकता है। फिर वो खुद को मोटिवेट करते हुए सोचने लगता है, अगर मैं अच्छे से इन वेपन्स को ठीक करता हूँ तो मुझे बिलीव है कि मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद हम कर्नल रेगर और कर्नल बर्टन को देखते हैं। कर्नल रेगन बोलते हैं, क्या तुम्हें ये पता है कि मिलिट्री ने एक नया लॉ पास किया है। अब जब भी स्पेशल टास्क फोर्स को कोई मिशन मिलेगा तो सेंट्रल एकेडमी भी अपना एक स्टूडेंट उस टास्क फोर्स के साथ भेजेंगे। जिस पर कर्नल बर्टन उससे पूछते हैं, तो क्या वो ऐसा फील करा रहे थे जैसे कि उन्हें इस लॉ से फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर कर्नल बर्टन वहाँ से जाने लगते हैं, मगर कर्नल रेगन अपने फेस को टर्न करके उसे बोलता है, कल के मिशन के लिए मैंने तुम्हारे साथ एक टेक्नीशियन को असाइन किया है। जिस पर कर्नल बर्टन रूड वे में रिप्लाई करते हैं, तो ठीक है, मैं उसकी सेफ्टी का बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। जिस पर कर्नल बर्टन विंडो को नो करते हुए बोलते हैं, तो ज़ायान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। कि ये बात सुनकर कर्नल बर्टन वहीं रुक जाते हैं और अपने फेस को टर्न करके बोलते हैं, वो बस एक कैडेट है। इसकी ये बात सुनकर कर्नल रेगल साय करते हुए हंसने लगते हैं और उससे बोलते हैं, सारे कैडेट्स रिजर्व सोल्जर हैं। तुम्हारा ये एटीट्यूड कि मैं उनकी सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, अरे इसी एटीट्यूड की वजह से बेस के सारे सोल्जर तुम्हारे साथ मिशन करने से इनकार कर देंगे। मगर ज़ायान के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पहला पर्सन है जिसे तुमने सेव किया, फिर दूसरी दफ़ा सेव किया और फिर तीसरी दफ़ा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी आय से उसे मरता हुआ नहीं देख सकते। कर्नल बर्टन, मैं सच में इस बच्चे को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, तो ये बात याद रखना कि तुम्हें इसे जिंदा वापस लाना है। वो स्माइल करते हुए ये बात बोल रहा था, मगर कर्नल बर्टन तो उसकी पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम ज़ायान को देखते हैं, जो कि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। वो अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, आखिरकार मैंने सारा रिपेयरिंग का काम खत्म कर लिया। और फिर वो जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है और रेस्ट करते हुए बोलता है, फाइनली अब मैं ब्रेक ले सकता हूँ। में उसे कुछ याद आता है। वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और बोलता है, ओह अभी याद आया, बेस 2 के पास तो अपना एक लाइब्रेरी डेटाबेस भी है। वो जल्दी से वीसीआर ग्लासेस को पहनकर उस डेटाबेस को चेक करने लगता है। वो सोचता है कि शायद मुझे यहाँ पर वो बुक मिल सकती है। वो काफ़ी देर से उस बुक को ढूंढ रहा था, जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ मैरीन एवोल्यूशन था। जब ज़ायान उस बुक को अपने सामने देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने बचपन के मोमेंट्स को याद करने लगता है, जब वो अपने फादर के पास बैठा उनसे पूछ रहा था, डैड मैरीन बायोलॉजिस्ट आखिर क्या करते हैं। इस पर उसका फादर उसे बताता है, वो ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि सी की स्टडी करते हैं। ज़ायान ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड होते हुए बोलता है, वाओ डैडी कितना ज़्यादा अमेजिंग है। अगर ह्यूमंस के इस सिटी में आने के बाद ओशन को स्टडी करना बिल्कुल बेकार है। जिस पर बेबी ज़ाओयान अपने फादर की आंख को हग करते हुए बोलता है, नहीं फादर। ज़ाओयान को ये बहुत अच्छा लगता है जब उसके फादर ओशन की क्रिएशंस के बारे में उससे बात करते हैं। इतने में उसका वो विजन ब्लर होने लगता है। वो इस टाइम ओशन के पानी में तैर रहा था, मगर अभी भी वो अपने डैड को पुकार रहा था कि डैड आप कहाँ हैं। पानी में डूब ही रहा था कि इतने में 2 हाथ आकर उसे पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि कर्नल बर्टन थे, जिन्होंने उसे कमर से पकड़कर जोर से पैक कर रखा था। उनके ऐसा करने की वजह से वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। कर्नल बर्टन उसे हक करते हुए पानी से बाहर निकालते हैं और
और फिर उसके फेस को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए काफ़ी प्यार से कंटिन्यूसली उसे ही देखे जा रहे थे, जिन्हें अपने सामने देखकर ज़ाओ यान थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है, कर्नल बर्टन आप यहाँ क्यों हैं? कि ये बात पूरी होती इससे पहले ही कर्नल बर्टन आगे बढ़कर उसे किस कर लेते हैं। उनके इस सडन रिएक्शन की वजह से ज़ाओ यान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। कर्नल बर्टन उसे पकड़कर काफ़ी फोर्स के साथ किस कर रहे थे। किस करते हुए वो दोनों एक दूसरे के आइज़ में देखते हैं। कर्नल बर्टन ने ज़ाओ यान को एक लिटिल बेबी की तरह अपनी गोद में उठा रखा था। कर्नल बर्टन उसे टच करने लगते हैं, जिनके टच करने की वजह से वो अपने सेंसेस में वापस आता है और जल्दी से उन्हें उससे दूर पुश करता है। ये मोमेंट और ये पोजीशन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड थी। वो दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। यहाँ पर ज़ाओ यान ये सोच रहा था कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों है। इसके साथ ही आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।